गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं, जो कि आपका दिसंबर 6 दिसंबर से स्टार्ट होकर एग्जाम 22 दिसंबर तक चलेगा। और इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने पिछले काफ़ी चीज़ों को सभी चीज़ों को कह सकते हैं कि कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, यूनिट 6 को उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने भारतीय तर्कशास्त्र के प्रमाण, भारतीय तर्कशास्त्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके अंदर जो भी प्रमाण आते हैं उनको पढ़ लिया। जो अनुमान में मुख्य रूप से जो अनुमान में प्रमाण होते हैं उनको, अनुमान में जो भी बातें कही हैं उनको पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने कल की डेट में शब्द प्रमाण को पढ़ा था। शब्द प्रमाण को पढ़ने में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, जो इसमें इसके शब्द प्रमाण को जब हम लोगों ने डिवाइडेशन किया था, एक ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने उसका डिवाइडेशन किया था, वर्गीकरण किया था। दूसरा हम लोगों ने ज्ञान के स्रोत के आधार पर किया था। तो जो कल आपने ज्ञान के स्रोत के आधार पर किया था, ज्ञान के स्रोत के आधार पर जो किया था, उसमें कहीं एक जगह मुझे पढ़ने को मिला, एक पौरुषेय था और दूसरा अपौरुषेय था। ठीक, दो तरीके के हमको अलग से पढ़ने को पॉइंट कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो जो पौरुषेय था उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लौकिक। ठीक, और जो अपौरुषेय था उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वैदिक। ठीक, वैदिक। तो इसीलिए वैदिक को अपौरुषेय बोला गया है, क्योंकि उसमें किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि सब लोगों के विचारों को लिखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कल की डेट में जो हम लोगों ने शब्द प्रमाण पढ़ा था, शब्द प्रमाण का जो वर्गीकरण किया था, एक ज्ञान के आधार पर किया था हम लोगों ने, और कल दूसरा जो था ज्ञान के स्रोत के आधार पर किया था। तो वहां पे ज्ञान के स्रोत के आधार पर लौकिक और वैदिक में हम लोगों ने डिवाइडेशन किया था। लेकिन लौकिक को हम लोग पौरुषेय बोलते हैं और वैदिक को हम लोग अपौरुषेय बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जहां पर भी आपने इसको नोट डाउन किया हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उपमान प्रमाण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उपमान, उपमान प्रमाण। ठीक, उपमान प्रमाण, उपमान में क्या होता है? जब इसकी इंग्लिश को अगर आप पढ़ेंगे कि इंग्लिश में इसको कंपैरिजन बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंपैरिजन। ठीक ना, कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस आप समझ ही रहे होंगे, जब दो वस्तुएं आमने सामने हो और उनकी आपस में जब बात करें हम लोग, उनकी अच्छाइयों की, उनकी बुराइयों की, क्या उनमें समानताएं हैं, क्या उनमें असमानताएं हैं, तब जो है वो तब जो है हम उसमें क्या करते हैं? उन दोनों की तुलना करते हैं। तो वही आपका ये कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन कहते हैं कि न्याय दर्शन में उपमान को एक प्रमाण माना गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें कहते हैं उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं उपमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो, मतलब इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त को क्या कहते हैं हम लोग? इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमिति कहते हैं हम लोग, उपमिति कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। अब एग्जाम्पल के रूप में कैसे मानेंगे हम लोग? जैसे इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? उपमान की तुलना। उपमान का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, उपमान के द्वारा जो है तुलना करना होता है। अब कहते हैं कि जब उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमिति कहते हैं।
कैसे? जैसे आप एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि नील गाय किस प्रकार की होती है। अब वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में आप जो है सिटी में किसी बच्चे को आप बताओ कि नील गाय आप जानते हो, तो कहेगा नहीं, नील गाय हम नहीं जानते, नॉर्मल गाय को हम लोग जानते हैं। जबकि वहीं आप गांव में जाओगे तो गांव में नील गाय को बहुत अच्छी तरीके से वो लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि नील गाय जो होती है वो फसलों को बर्बाद कर देती है। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया कि मान लीजिए किसी आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि नील गाय किस प्रकार की होती है, परंतु उसे कोई विश्वासी व्यक्ति उसे कह देता है कि नील गाय गाय के ही सादृश्य होती है। सादृश्य का मतलब होता है समान। नील गाय जो है गाय जो सामान्य गाय होती है उसी के जैसे होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति जंगल में जाता है और वहां कोई इस प्रकार का पशु दिखाई पड़ता है, तब वह तुरंत समझ जाता है कि यह नील गाय है। ठीक है। अब जैसे किसी दूसरे के द्वारा बताया गया इसको और उसके द्वारा, तो कहते हैं कि उसका यह ज्ञान क्या कहलाएगा? उसका यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होने के कारण उपमिति कहलाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जैसे मैं एग्जांपल आप समझिएगा उपमिति क्या कहते हैं, उपमिति किसे कहते हैं। ठीक, तो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि एक व्यक्ति है जिसको नील गाय के बारे में नहीं पता है। अब कोई विश्वासी व्यक्ति उसको बता दे कि नील गाय इस प्रकार की होती है, वो गया जंगल में, जंगल में जाने के बाद उसने उसी प्रकार की पूरी जैसा उसको बताया गया था वैसा ही उसको जानवर दिखाई दे गया। तो उसने तुरंत, अब वो उपमान के द्वारा जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी कारण उसने उसको समझा। तो इसी ज्ञान को हम लोग उपमिति कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपमान एक साधन, उपमान जो है एक ज्ञान का साधन है। क्या है उपमान? क्या है? इसको हम लिख सकते हैं एक ज्ञान का साधन है। ठीक है। उपमान क्या है? उपमान एक प्रकार का ज्ञान का साधन है जिससे वस्तुओं का स्वभाव बोध होता है। ठीक है। जिससे वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है ना, एक ज्ञान का साधन है जिससे किसी वस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? इतना बताइए। सर आपने क्या बोला है कि उपमान एक ज्ञान का साधन है, उसके बाद क्या हमने कहा? हमने बताया है। सर लास्ट पॉइंट आपने हाँ क्या बताया है? हाँ हाँ, इसमें मैंने बताया कि उपमान जो है एक ज्ञान का साधन है जिससे वस्तु का स्वभाव बोध होता है। जिससे वस्तु का स्वभाव बोध होता है। कैसा? स्वभाव बोध। ठीक है। अब उपमान की अगर हम बात करें, उपमान का विश्लेषण या उपमान के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, और तो उपमान में कुछ बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे कहता है अज्ञात वस्तु को नहीं देखना। क्या होता है? लिखेंगे अज्ञात वस्तु को नहीं देखना। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब जैसे मैंने बताया कि अज्ञात वस्तु को नहीं देखना, अब वहां पर उस व्यक्ति को जब नील गाय के बारे में बताया गया तो उस व्यक्ति ने अज्ञात वस्तु को नहीं देखा। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरे कहता है अज्ञात वस्तु के नाम की किसी वस्तु से समानता जानना होता है। पहला, दूसरा पॉइंट लिखिए अज्ञात, लिखेंगे अज्ञात वस्तु के नाम की ठीक, अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु के, ठीक है, किसी ज्ञात वस्तु से
समानता, ठीक है, समानता को जानना या समानता जानना। ठीक, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पे क्या कहता है, अज्ञात वस्तु का देखी हुई वस्तु के, लिखेंगे अज्ञात वस्तु का अज्ञात वस्तु का देखी हुई अज्ञात वस्तु का देखी हुई वस्तु के सादृश्य, सादृश्य के आधार पर, वस्तु के सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाना। ये ज्ञान प्राप्त हो जाना, ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या कहता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल जो दिया है, उसी एग्जांपल के आधार पर, उसी उदाहरण के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि अज्ञात वस्तु को नहीं देखना। जैसे एक व्यक्ति ने उसको नीलगाय के बारे में विश्वासी व्यक्ति ने बताया, तो उसने वस्तु को देखना जरूरी नहीं समझा और उसने उस बात को मान लिया। दूसरा कहता है कि अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु से समानता जानना। अब उसको एग्जाम्पल दे दिया कि आप समझोगे कैसे, आपके सामने वो चीज हम ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए उसी से संबंधित कोई दूसरी चीजों को बताते हैं। तो वो गाय के बारे में बता दिया कि गाय और नीलगाय एक जैसी होती है। फिर क्या है, तीसरा कह रहा कि अज्ञात वस्तु का देखी हुई, अब जो अज्ञात मतलब नीलगाय वस्तु को देखी हुई वस्तु के साथ देखी हुई वस्तु के सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है समानता। ठीक, सादृश्य का मतलब होता है समानता, जब दोनों में समानता है, सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाना ही आपका उपमान कहलाता है। क्लियर है? जी सर। ठीक, अब इसके बाद और क्या आता है, इसमें सर कहता है उपमिति कहलाएगा। हाँ, उपमिति कहलाएगा। लेकिन ये पूरी कंडीशन जो है उपमान के, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कंडीशन है, ये उपमान कहलाएगा आपका। ठीक है, ये उपमान के अंतर्गत आपको चीजें आ जाएंगी। पूरी ये जो प्रक्रिया जो है उपमान के अंतर्गत आती है, लेकिन जो अंतिम में जो आता है, अंतिम में ये उपमिति आती है। ठीक है, ये पॉइंट अब ठीक है, आपको क्लियर है ये पॉइंट? सर ये लिखेंगे ना कि इसकी पूरी प्रक्रिया उपमान कहलाएंगी, लेकिन हाँ, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक, चलिए जी। इसमें अब देखते हैं। अब इसमें कह सकते हैं कि उपमान जो है हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंस रोल करता है। जैसे इसमें जैसे हमने बताया कि इसके द्वारा जो है किसी वस्तु के स्वभाव बोध का ज्ञान होता है। स्वभाव बोध का ज्ञान का मतलब क्या होता है, समानता के आधार पर हम नए विषयों को जानते हैं। समानता के आधार पर देखो, हूबहू एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान है, यही तुलना करके जब हम बताते हैं तो इसका प्रयोग उपमान में होता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा नए नए आविष्कार भी किए जाते हैं। ठीक है, नए नए इसको आविष्कार भी किए जाते हैं। इस उपमान को जो है पाश्चात्य तर्कशास्त्र में सादृश्यानुमान कहा गया है। ठीक है, लिख लेंगे उपमान को पाश्चात्य दर्शन में ठीक क्या कहा गया है, पाश्चात्य दर्शन में सादृश्यानुमान कहा गया है। सादृश्यानुमान कहा गया है, जिसको एनालॉजी बोलते हैं हम लोग। ठीक, सादृश्यानुमान कहा गया है। ये पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि सादृश्यानुमान क्या होता है कि जब दो वस्तुएं एक जैसी हों तो उनका गुण जो है दूसरे में भी वही समान गुण मिलता है, तो ये सादृश्यानुमान कहलाता है। अब कहते हैं कि यह ज्ञान सादृश्य के आधार पर प्राप्त होता है, इसलिए इसे सादृश्यानुमान कहा जाता है।
ठीक है। लेकिन ठीक है, ये पॉइंट इतना क्लियर हो गया आपको, बताओ आगे चले। जी। हाँ, लेकिन और की बात करें तो चार्वाक दर्शन जो है इसको नहीं मानता है, वह सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। बौद्ध दर्शन में भी उपमान को प्रामाणिकता नहीं मिली, मतलब बौद्ध दर्शन में भी इसको नहीं माना गया है। जैन दर्शन में भी उपमान प्रमाण को नहीं माना गया है। वैशेषिक दर्शन में उपमान को कोई प्रमाण नहीं माना गया है। सांख्य दर्शन में भी उपमान को कोई प्रमाण नहीं माना गया है। ठीक है, लेकिन सांख्य के अनुसार अगर हम बोले, उपमान एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसमें इसको माना गया उपमान प्रमाण को, तो आप अंतिम लाइन लिख लेंगे, मीमांसा, न्याय और अद्वैत वेदांत ने इसको माना है। मतलब किसने माना? न्याय ने, मीमांसा ने और वेदांत ने। ये तीन आप कह सकते हैं कि इन तीनों ने जो है उपमान प्रमाण को माना है। तीन लोगों ने माना है और लोगों ने नहीं माना है। कौन कौन सा है? न्याय है, और न्याय है, मीमांसा है और वेदांत है, या अद्वैत वेदांत या वेदांत कहेंगे तब भी आपका माना जाएगा। ठीक है, कौन कौन से आपके षड दर्शन होते हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है ना, तो ये आपके होते हैं। तो इसमें आपका न्याय और मीमांसा और वेदांत, ये तीन जो है उपमान प्रमाण को मानते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी उपमान प्रमाण को नहीं मानता है। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम इसमें आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, अब इसमें और भी चीजें अगर हम देख सकते हैं, उपमान और प्रत्यक्ष में अंतर अगर हम देख सकते हैं, उपमान और प्रत्यक्ष में अंतर भी हम देख सकते हैं। अगर इसको ज्यादा उचित लगे तो कहिए तुलना करें, या फिर हम लोग आगे चलें। जी सर। उपमान और प्रत्यक्ष में कोई संबंध अगर हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, लेकिन इसमें एक लाइन ये कहती है कि जब कभी हम उपमान और प्रत्यक्ष में अंतर अगर हम देखना चाहें, तो नील गाय के प्रत्यक्षीकरण के बाद ही हमें यह ज्ञान हो सकता है कि यह एक गाय के समान ही होगा। परंतु पहले से ही हम नील गाय के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है, तो उसे देख लेने के बावजूद नील गाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति जो है एक बार उसको देख लेगा तो दोबारा क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा वो। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह रहा है कि उपमान और प्रत्यक्ष में जो संबंध है, उस संबंध को ही बताने की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमान जो है, उपमान में इतने ही पॉइंट्स थे जितना मैंने आपको बताया है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आता है, ये नील गाय और गाय के समान वाली बात ही आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो तीन दिए हैं, इसी के आधार पे आपका पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो ये उपमान प्रमाण आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्थापत्ति। अब हम लोग बात करेंगे अर्थापत्ति प्रमाण की। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण हेडिंग डालेंगे, अर्थापत्ति। ठीक है, अर्थापत्ति को इम्प्लीकेशन बोलते हैं। अब ठीक है ना, इम्प्लीकेशन बोलते हैं हम लोग। अब अर्थापत्ति क्या होती है, इसके बारे में निकालते हैं हम लोग। इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको ये जो है दर्शन में जो भारतीय न्याय प्रमाण है, भारतीय तर्कशास्त्र है, इसको पांचवा प्रमाण माना गया है अर्थापत्ति को। ठीक है, अर्थापत्ति कौन सा? पांचवा प्रमाण माना गया है। अर्थापत्ति जो है दो शब्दों के संयोग से या दो शब्दों के मिलने से बनता है। कौन है? अर्था और पत्ति। क्या है आपका? ठीक, अर्था मीन्स अर्थ हो जाएगा और आपत्ति आ जाएगी। ठीक, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब आप जानते हैं,
अर्थ का होता है विषय, और आपत्ति का मतलब होता है कल्पना। विषय और यहां पर कल्पना। ठीक, ये दो पॉइंट होता है। इसलिए हम जो है अर्थापत्ति को सामान्य भाषा में कहते हैं किसी विषय की कल्पना करना। इसलिए हम इसकी बात कहते हैं किसी विषय की कल्पना करना। ठीक, अर्थापत्ति का शाब्दिक अर्थ यही होता है। क्या होता है कि जो है अर्थापत्ति दो शब्दों के संयोग से बना है, दो शब्दों के मिलने से बना है। एक अर्थ है, दूसरा आपत्ति है। अर्थ का मतलब होता है विषय और आपत्ति का मतलब होता है कल्पना। तो जब कभी तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय की कल्पना करना आपका। ठीक, कैसे? जैसे हम कह सकते हैं जब कोई ऐसी घटना देखी जाती है जिसके समझने में कुछ विरोध मालूम पड़ता है, ठीक है, विरोध मालूम पड़ता है, तो उस विरोध की व्याख्या के लिए कोई हम एक आवश्यक कल्पना कर लेते हैं। जैसे आपको किसी का विरोध करना हुआ तो आप अपने मन में ही कल्पना कर लोगे उसने जरूर ऐसा काम किया होगा। आप जैसे मान लो, आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप हो, आपके कोई फ्रेंड है, अब आपने फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया, तो आपका मन सीधे चला गया ना ये कहीं और बात कर रहा होगा। अगर इंगेज गया तो अब ये कहाँ बात करेगा, आपने तुरंत सोच लिया इसके विरोध में कि ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से जरूर बात कर रहा होगा जिससे मेरी नहीं पटती है। तो आपकी ऐसी ऐसी कल्पना करना, आपने उसके विरोध में जो कल्पना करते हैं वही आपकी अर्थापत्ति कहलाती है आपकी। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, इसको समझा आपने। जैसे हम इसमें और अगर हम ब्रॉड सेंस में अगर हम कह सकते हैं तो इस तरह में जो आवश्यक कल्पना की जाती है उसे ही हम अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि किसी विषय की कल्पना करना, जब किसी विषय के बारे में कोई कल्पना करते हैं, आवश्यक कल्पना करते हैं, तो वही आपकी अर्थापत्ति कहलाती है आपकी। अब इसके बारे में एग्जाम्पल जो है वो जो है बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो हमेशा एनटीए यूजीसी नेट पूछता है। जैसे उसने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लीजिए कि देवदत्त दिन में कभी भोजन नहीं करता है, फिर भी वह दिनों दिन मोटा होता जाता है। ठीक, लेकिन दिन प्रतिदिन वह मोटा होता जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में ये अर्थापत्ति का एग्जाम्पल आता है। ठीक, तो ये एक हो गया। दूसरा, तो इसी में क्वेश्चन कहा जाता है तो वो तुरंत के आप कल्पना कर लेते हो, क्या करते हो कि भाई वो तो उपवास रखेगा नहीं, और शरीर को तंदुरुस्त रखने में और शरीर देखने में भी उसका तंदुरुस्त है, और ना वो भूखा रहता है। तो इसके विरोध की व्याख्या के लिए आपने अपने मन में कल्पना जरूर कर ली। जब वो दिन में नहीं भोजन करता है तो इसका मतलब तुरंत क्या लगा लिया कि वो रात में भोजन जरूर करता होगा। क्लियर? पॉइंट यहाँ बताइए। जी। हाँ, तो अब यहाँ पर देवदत्त को रात में भोजन करते नहीं देखा गया। अब नहीं देखते हैं, फिर भी ऐसी कल्पना हम लोगों ने कर ली, और ऐसी कल्पना करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि ना तो भूखे पेट रहेगा, और जब वो शरीर उसका हष्ट पुष्ट है तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात, मतलब वो किसी न किसी टाइम तो भोजन जरूर करता होगा। इसलिए एक बिना देखे हमने अनिवार्य रूप से, अब कोई ऐसा नहीं कि बेतुका, अनिवार्य रूप से जब हम अनुमान लगाते हैं या अनिवार्य रूप से हमने बोल दिया कि हाँ ये रात में जरूर खाता होगा, इस तरीके की कल्पना को हम लोग अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक, तो अर्थापत्ति को आप लिख सकते हैं, अर्थापत्ति वह आवश्यक कल्पना है, लिख लीजिएगा, अर्थापत्ति वह आवश्यक कल्पना है जिसके द्वारा किसी आदृष्ट विषय की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अर्थापत्ति वह कल्पना है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा
ठीक है, जिसके द्वारा किसी आदृष्ट विषय की व्याख्या, ठीक है, व्याख्या हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है। अब इसको कैसे हम सेट करें, इस परिभाषा को जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी पर हम लोग सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हम कहना ये अप्रासंगिक ना होगा या गलत नहीं होगा कि जो बात मैंने कही कि देवदत्त रात में भोजन जो है अवश्य करता होगा, यह एक आदर्श विषय है। कैसा विषय है? यह एक आदर्श विषय है जिसको हम नहीं देख रहे हैं, फिर भी हम जो है आवश्यक कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना वो संभव ही नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है। अब हम कह सकते हैं कि अर्थापत्ति को मीमांसा दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना गया है। ठीक, इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस प्रमाण से असंभव, मतलब उस ज्ञान से चीजों को हम मान सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपने देख लिया है कि देवदत्त रात में अवश्य खाता होगा, इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि देवदत्त को रात में खाते हुए हम नहीं देखते हैं, मतलब इसमें प्रत्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होना आवश्यक हो जाता है, इसलिए अर्थापत्ति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न होता है। ठीक, अर्थापत्ति को अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं मान सकते हैं कि अनुमान के आधार पर हमने, अनुमान का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे साथ कोई घटना घटी हो उसी के आधार पर जब हम अनुमान करते हैं तो वो होता है, लेकिन अर्थापत्ति में कोई अनुमान जन्य ज्ञान की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्ति संबंध होना जरूरी है ना। धुएं और आग के संबंध, धुआं और आग में जो संबंध होता है उसको व्याप्ति संबंध कहते हैं, जिसमें साध्य और साधन में जो संबंध होता है उसे हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। तो इसलिए ये अनुमान के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, इस ज्ञान को अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं अब अनुमान एक आधार पे लगा सकते हैं। अनुमान जन्य ज्ञान में व्याप्ति संबंध होता है, अगर कुछ लोग इसको जो है अनुमान के आधार पर तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अनुमान के आधार पर नहीं ले लेते हैं, लेकिन हम इसमें एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अब व्याप्ति संबंध जरूर जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं बताओ? आप जोड़ सकते हैं कि ये अनुमान के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? प्रत्यक्ष के अंतर्गत तो नहीं आएगा, अनुमान के अंतर्गत आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप बताओ। सर कई जगह लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि इस ज्ञान को अनुमान जन्य ज्ञान भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर के मोटा होने और रात में भोजन करने में व्याप्ति संबंध है, मतलब जहां जहां शरीर का मोटापन रहता है वहां वहां रात में भोजन करना पाया जाता है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। परंतु इस प्रकार के किसी भी व्याप्ति का यहाँ पर हम अभाव पाते हैं, मतलब इस प्रकार का संबंध यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न एक स्वतंत्र प्रमाण है, क्योंकि ये व्याप्ति संबंध को मैंने बताया था, जो सार्वभौमिक संबंध होता है, जो प्राकृतिक संबंध होता है, उसी को हम लोग कारण कार्य संबंध जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं। लेकिन रात में ही केवल भोजन करोगे तो ही मोटे होगे, तो ये संबंध देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थापत्ति को हम जो है अनुमान प्रमाण से भिन्न मानेंगे। ठीक है ना, आपको सिद्ध हो गया ना कि भाई वो कह रहा है कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता इसलिए रात में भोजन करता है। ठीक है, मान लिया ये एक अनुमान। किसी से आप बात करोगे वो कहेगा अनुमान ही तो लगा रहे हो आप, तो आप कहोगे अनुमान नहीं कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अनुमान में क्या होता है, आपकी चीजें सत्य होती हैं, आप अनुमान में किसी भी चीज को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन कल्पना में क्या होता है, सही भी हो सकता है और सही भी नहीं हो सकता है। ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर?
पॉइंट क्लियर है? क्योंकि आपसे कोई पूछेगा क्यों नहीं है अनुमान और जो है अर्थापत्ति, क्यों जो है समानताएं नहीं है, तो आप कह सकते हो क्योंकि इनमें व्याप्ति संबंध नहीं होता है। वो पूछेंगे आपसे कि व्याप्ति संबंध क्या होता है, तो आप बताओगे कि व्याप्ति संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसमें कार्य कारण छुपा होता है, जिसमें प्रकृति के नियम छुपे होते हैं। ठीक है, बिना एक के दूसरा हो ही नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो है कौन मोटा है, किसकी बात कर रहे थे? मोटा कौन था, किसका नाम था? देवदत्त। हाँ, देवदत्त की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवदत्त मोटा है, तो देवदत्त मोटा है क्यों है? क्योंकि वो भोजन करता है। अब ये डिसाइड नहीं है कि किस समय करता है, दिन में करता है कि रात में। जब उन्होंने अनुमान लगाया कि दिन में नहीं करता, तो इसका मतलब सीधे रात में ही करता हो। ये अनुमान नहीं है, ये कल्पना है। ठीक, अनुमान में और कल्पना में डिफरेंस होता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अनुमान में हमेशा एक वस्तु को सिद्ध करने की बात करते हैं और उसमें व्याप्ति संबंध को हम खोजते हैं, जबकि कल्पना में व्याप्ति संबंध को नहीं देखा जाता है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक, अब इसको ना तो हम शब्द प्रमाण से भी इसको स्वतंत्र भिन्न मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब चीजों और लोगों से ये अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें अब इसके बाद आपका अर्थापत्ति हो गया। अब अर्थापत्ति की हम लोग उपयोगिता देखते हैं। जैसे हम लोगों ने वो उपमान की उपयोगिता देखी थी, वैसे हम लोग अर्थापत्ति की उपयोगिता के बारे में अगर हम जानेंगे समझेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थापत्ति का प्रयोग जो है शिक्षित और अशिक्षित, मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी अपने जीवन में एक समान रूप से कहीं ना कहीं कल्पना करते हैं। इसके द्वारा हमें अनेक विषयों का ज्ञान भी हो जाता है। कैसे? जैसे जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं जिनकी व्याख्या के लिए अर्थापत्ति को आवश्यक माना गया है। आप कहोगे कैसे माना गया है, तो हम कह देंगे जैसे मान लो किसी मिल से मिलने पर जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलने हम जो है कहाँ जाते हैं, उनके घर जाते हैं। कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मिलने कहाँ जाते हैं, उनके घर जाकर बताया। सपोज आप जो है अपने फ्रेंड से, अपने किसी मित्र से मिलने उनके घर पर जाते हो और उन्हें वहां पर नहीं पाते हो, तो वैसे हालात में आप तुरंत अर्थापत्ति का प्रयोग करके कल्पना करते हैं कि वो यहाँ नहीं है तो अन्य कहीं जरूर गया होगा। ठीक है, अब इस कल्पना के अभाव में किसी जीवित व्यक्ति के घर पर किसी जीवित व्यक्ति के घर पर नहीं पाए जाने की बात सर्वदा विरोधपूर्ण मालूम पड़ती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो है एक व्यक्ति के ना होने पर जब उसकी आप सोचते हो कि ये कहाँ गया होगा, तो जब इस तरीके का हम लोग भाव लाते हैं, तो ये आपका अर्थापत्ति होता है, ना कि अनुमान होता है। दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा, अनुमान अलग होता है और अर्थापत्ति अलग होता है। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कहते हैं, या हम कहते हैं कि अपने दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि कभी कभी सपेरे को हम विपश मतलब सांप की चोट करने पर भी हंसते हुए पाते हैं। मतलब जो है कभी कभी सपेरा जो है सांप जब बजाता है और सांप उस पर ऐसे डंक मारता है, चोट करता है, तो हम हंसते हुए पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने माइंड में तुरंत क्या करते हैं, बताइए? अपने माइंड में तुरंत हम लाते हैं कि ये जो है सपेरा जरूर जो है अपने सांप के विषैले दांतों को निकाल दिया होगा। आपने तुरंत का अनुमान नहीं लगाया, आपने कल्पना करी। क्या करी? कल्पना करी। अब कल्पना सही भी हो सकती है और नहीं भी सही हो सकती है, दोनों कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि अर्थापत्ति में जैसे देवदत्त मोटा है, इसका प्रश्न आ सकता है, या सपेरे वाला प्रश्न आ जाता है कि कभी कभी आप सपेरे को हम सब विषधर सांप की चोट मारते हुए देखते और हंसते हैं। तो इसमें यह किस प्रकार के जो है प्रमाण से संबंधित है? तो इसमें आप कह सकते हो कि यह जो है अर्थापत्ति प्रमाण के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कल्पना करते हैं कि विषधर सांप का विषैला दांत सपेरे ने निकाल दिया होगा। आप एग्जाम में एनटीए वाले कैसे पूछेंगे? एनटीए वाले ऐसे ही पूछेंगे कि एक बालक जो है एक
एक बालक एक सपेरे को देखता है और वो सपेरा अपने सांप से डंक मरवाता है या वह सांप जो है उस पर चोट करता है, तो ऐसे हालात में एक बच्चा तुरंत जो है ये सोचता है कि उसके विषधर दांतों को तोड़ दिया गया है। तो यह किस प्रकार के भारतीय तर्कशास्त्र में या किस प्रकार के प्रमाण से संबंधित है? तो ऐसी कल्पना करना बताओ, तो ये आपको और इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजी तो है, लेकिन एग्जाम में आपको अनुमान भी आपके सामने होगा, उपमान भी आपके सामने होगा और अर्थापत्ति भी आपके सामने होगी, प्रत्यक्ष भी आपके सामने होगा। अब आप कहोगे हम तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ना कि वो सांप जो है उसके डंक मार रहा है, विषधर सांप, और उसने निकाला। तो ये दोनों चीजें प्रत्यक्ष आप देख तो रहे हो, लेकिन ना तो आपने विषैले दांत को देखे हैं और सांप के अंदर विष होता है कि नहीं होता ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपने दांत को निकालते हुए नहीं देखा है। केवल आप उसको, आप कोई कहेगा अनुमान कैसे कर सकते हो, क्योंकि अनुमान में व्याप्ति संबंध है नहीं, तो ये अनुमान हो ही नहीं सकता है। तो बचा कौन? अर्थापत्ति हमेशा सोचना कल्पना के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अर्थापत्ति हमेशा कल्पना के रूप में देखा जाएगा, इसलिए किसी विषय की कल्पना करना ही आपका क्या कहलाता है? अर्थापत्ति कहलाती है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से आप क्रैक करेंगे तभी आपके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, यदि इसका और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं उतने एग्जाम्पल जितना मुझे मिल रहा है किताबों से वैसा मैं बता सकता हूँ आपसे। जैसे इसमें कहता है कि ये यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा घर गंगा नदी में हो, तो हम तुरंत कल्पना करते हैं ना उसका घर गंगा नदी के किनारे पर है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा घर गंगा नदी में है, तो गंगा नदी में नहीं है, नदी के अंदर तो होगा ही नहीं, तो आपने तुरंत कल्पना कर ली कि उसका घर जरूर जो है किनारे पर ही होगा। क्या होगा? गंगा नदी के किनारे पर ही होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को भी आप याद कर लेना। एक एग्जाम्पल इसी प्रकार, एक एग्जाम्पल और आता है, कहे कोई कि लाल टोपी को बुलाओ, ठीक है, कहता है लाल टोपी को बुलाओ, तो आप तुरंत जो है, जैसे आप भीड़ में चल रहे हो, आपका ग्रुपिंग चल रहा है, ठीक, टूर के लिए आप गए हो, तो आप कहते हैं लाल टोपी को बुलाओ, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि वह कह रहा है कि वह लाल टोपी वाले मनुष्य को बुलाने के लिए कह रहा हमसे। तो लाल टोपी जो है कोई निर्जीव होने के कारण बुलाने पर नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि लाल टोपी तो आपकी निर्जीव है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई मनुष्य जुड़ा है, तो वो भी आपका अर्थापत्ति। तो आपने कल्पना लगा ली कि इस भीड़ में, इस समूह में जो लाल टोपी पहना उसी को बुलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर? जी सर। एग्जाम्पल आप लिखते जाना, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल हो रहे हैं उतने एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि अर्थापत्ति के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में आपके कि कोई एक व्यक्ति कहता है कि आंधी आई, तो आंधी आने पर वह व्यक्ति कहता है, तुरंत कहता है कि बंद करो। अब यहाँ पर जो है किस प्रकार, और बंद करो, तो ये किस प्रकार के प्रमाण के अंतर्गत आएगा? तो उसमें आता है कि जब कभी कोई आंधी आती है आपके घर में, तो आप तुरंत कहते हो ना कि बंद करो बंद करो, तो जो आपके आसपास होगा वो तुरंत जो है अर्थापत्ति का प्रयोग करेगा। अर्थापत्ति मीन्स कल्पना का प्रयोग करेगा। क्या कल्पना का प्रयोग करेगा? कि खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो है अर्थापत्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि हल्ला जैसे ही हुआ, तो जैसे मान लो यदि कोई पढ़ रहा है और दरवाजे पर हल्ला हो रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो और दरवाजे के पास हल्ला हो रहा हो, तो यहाँ पर बंद करो, जैसे ही आपके घर में कोई बोला कि जैसे आप पढ़ रहे हो और आपको बाहर से आवाज आ रही, आपने कहा बंद करो, तो बंद करने के लिए आवाज तो बंद नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे? दरवाजा बंद कर दोगे वहां पे, ठीक है, दरवाजा बंद कर लोगे।
ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर इतनी चीजें पॉइंट्स क्लियर हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्थापत्ति के प्रकार की बात हम करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे। ठीक, इसके प्रकार की बात करेंगे तो इसके दो प्रकार कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? दो प्रकार हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है दृष्टार्थपत्ति। ठीक, सूत्रार्थ दृष्टार्थ। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, जय हिंद सभी को।